अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगी, बट बाहर तो दूसरे लॉज उनके, जो सपोज अगर कोई अमेरिका की कंपनी है तो वहां पर वो अमेरिकन उनका कुछ एक्ट होगा जिसके अंडर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उनके अपने लॉज होंगे, अपने प्रोविजंस होंगे जो उन कंपनी ने फुलफिल किए होंगे। तो अगर कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, वो इंडिया में काम कर रही है, वो उसके एजेंट के थ्रू कर सकती है, वो खुद यहाँ पे एक उसका कंपनी स्टैब्लिश कर सकती है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे हम एग्जांपल लें अमेजोन का, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रही है इंडिया में, बहुत अच्छा काम कर रही है कि हाँ सब ऑनलाइन शॉपिंग वहां से कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉरेन कंपनी की जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड इंडिया है, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय एनी ऑफ द मीन्स, किसी भी तरीके से इंडिया में काम कर रही है, वो फिजिकली भी कर सकती है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या इसके अलावा भी कोई तरीका जिससे अगर उसका बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी आपने जैसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप वो एक फर्म होती थी, ठीक है, तो उसमें वो एक सिंगल पर्सन काम करता था, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते थे। तो उसमें अब उन्होंने चेंज कर दिया, वन पर्सन कंपनी कर दिया। तो ये क्या है, इसमें उसको दोनों फीचर्स मिलते हैं, उसको दोनों फायदे होते हैं, प्रोप्राइटरशिप का भी फायदा होता है और कंपनी का भी, जो भी कंपनी को फायदे मिल रहे होते हैं वो भी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर अवेल कर सकता है। तो दिस इज द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो ये जो वन पर्सन कंपनी है, ये जो अभी कंपनीज एक्ट 2013 आया था, लेटेस्ट एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वन पर्सन कंपनी का, to provide for the benefit of both proprietorship and company form of business। तो उन दोनों के वहां पर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्रोप्राइटरशिप के भी और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के भी वहां पे फायदे उसको मिलते हैं। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो एज अ इसका नाम ही वन पर्सन कंपनी है, तो उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। And OPC is incorporated as a private company and is treated as a private company for all legal purposes with only one member। तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, और इसको ट्रीट भी प्राइवेट कंपनी की तरह किया जाता है कि जो उसके सारे प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, वही सारे रूल्स यहाँ पर वन पर्सन कंपनी के ऊपर भी लगते हैं, बट इसमें सिर्फ वन पर्सन होता है। The name of OPC shall include the word OPC within bracket below the name of the company। तो जैसे अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती थी तो उसके नाम में उसको प्राइवेट वर्ड लगाना होता था, इसी तरह अगर कोई वन पर्सन कंपनी किसी ने एस्टैब्लिश की है तो जो भी उसकी कंपनी का नाम होगा उसके ब्रैकेट में उसको OPC लिखना पड़ेगा, वन पर्सन कंपनी, दे नीड टू मेंशन in their name within bracket। The person who is to form an OPC has to give a separate name and legal identity to the company under which all the activities of business are to be carried out। तो वन पर्सन कंपनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने नाम से चलाना शुरू कर देगा कि यहाँ पर मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने वो कंपनी एस्टैब्लिश की है और वो अपने नाम से बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। नो, बिकॉज इट इज अ कंपनी, तो वहां पर जो कंपनी का अपना एक फीचर है कि कंपनी अपने नाम से इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। तो जो भी पर्सन है जिसने ये ओपीसी फॉर्म किया है उसको कंपनी को एक सेपरेट नाम देना होगा, उसकी लीगल आइडेंटिटी, जिसके जो उस नाम से वो सारी एक्टिविटीज वहां पर कैरी ऑन करेगा। मिस्टर ए के नाम से एक्टिविटी नहीं होगी, कंपनी का जो भी नाम रखा जाएगा उसी के नाम से वो सारा कंपनी की एक्टिविटीज की जाएगी। The person has to nominate a person with that person's written consent as a nominee of the OPC to ensure perpetuity and continuity to the life of the company। क्योंकि वन पर्सन जो है वो भी एक कंपनी ही बनाई गई है, तो उसमें हमारा फीचर होता है परपीचुअल सक्सेशन, कि कोई भी मेंबर आए जाए उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, उसकी वर्किंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लाइफ जो है वो एक लॉन्ग टर्म लाइफ लेके आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी पर्सन ने ये एस्टैब्लिश की है वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है
उस पर्सन की कंसेंट के साथ, उसकी रिटन कंसेंट चाहिए, वो उसको नॉमिनी बनाता है कि अगर मैं नहीं हूं, कि मुझे कुछ भी होता है, कि मैं रिटायर हो गया हूं या मैं कंपनी छोड़ रहा हूं विद एनी ऑफ द रीजन, तो मेरे बाद ये वाला पर्सन जो है ये कंपनी को कंटिन्यू करेगा। तो वहां पर एक नॉमिनी पहले से नाम दिया जाता है और उसकी रिटन कंसेंट भी साथ में लगानी होती है कि ही इज रेडी टू बी द नॉमिनी ऑफ दैट पर्सन। Last one is an OPC is allowed to work with at least one director with a maximum of 15 directors. तो कोई भी OPC जो है उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर के साथ उसको काम करने की परमिशन है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स चाहिए कम से कम, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, पर OPC में कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए उसकी वर्किंग के लिए, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 है। तो ये जो 15 डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट है, ये हर एक कंपनी में, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। मिनिमम चेंज हो रहे हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, बट मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर इज सेम इन एवरी कंपनी। मैक्सिमम लिमिट 15 ही है डायरेक्टर्स की। So this is one person company. Now next is small company. A small company is a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed. तो small company कौन है? It is other than a public company. Public company से अलग है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी की 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर उन्होंने एओए में अपना कुछ हायर अमाउंट कुछ प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि वो इतने अमाउंट के साथ वो कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो वो हो सकता है, नहीं तो 50 लाख की लिमिट है इसकी। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और टर्नओवर की बात करें, जो उन्होंने लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी, बट देयर आर few exceptions. A small company cannot be a holding company or a subsidiary company. कोई भी स्मॉल कंपनी जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका अलग क्लास ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे हमने अलग टाइप ऑफ कंपनी पढ़ी है कि होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी अलग है, तो स्मॉल उन सबसे अलग है। कोई भी स्मॉल कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। या फिर अगर कंपनी इफ इट इज रजिस्टर्ड विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलते। तो अंडर सेक्शन 8 कौन सी कंपनीज होती हैं? एनपीओ जो होती है हमारी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है हमारी, दैट आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, तो उनको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलते हैं। एंड अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, या कोई भी कंपनी जो है अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर वो इस्टेब्लिश्ड है, उसको गवर्न करती है। कि लाइक हमारे बहुत सारे स्पेशल एक्ट होते हैं कि सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो वो ICAI जो हमारा वो गवर्न करता है, या फिर हमारे बैंक्स होते हैं तो उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, तो उनको हम स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, but which is not subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. कंपनी जो है ये दूसरी कंपनी के रिलेशन में बताया जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब उसकी से है, उसका ज्यादा वहां पर लाइक जैसे कहते हैं दबदबा चलता है, या उसका ज्यादा वहां पर लाइक कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो वो ज्यादा वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं सबको, उनके डिसीजन ज्यादा माने जाते हैं, तो वो कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, जो हम ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और of business decisions under an agreement.
तो अगर उसकी टोटल शेयर कैपिटल का कम से कम 20% दूसरी कंपनी के पास है, या फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि कोई भी बिजनेस डिसीजंस होंगे तो दूसरी कंपनी का उसमें इन्फ्लुएंस रहेगा, उसकी से होगी डिसीजंस के अंदर, तो वो हमारा वहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है और वो कंपनी जो है उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बताई जाती है। नेक्स्ट इज डोरमेंट कंपनी, दैट इज अंडर सेक्शन 455। तो डोरमेंट कंपनी कौन सी है? A company which is formed and registered under this act. This act मतलब Companies Act 2013 और any former act, जो कोई act पहले आया हुआ है अगर उसके अंदर registered है, for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar for obtaining the status of dormant company. तो कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, किस पर्पस के लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। मतलब एट प्रेजेंट अभी वो कुछ नहीं कर रही है, उसके कोई टर्नओवर नहीं है, उसकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके काम करने की। जैसे सपोज कोई मेडिसिन आ रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस हमारा जो चल रहा है, तो उसकी मेडिसिन प्रिपेयर की जा रही है, ठीक है, बट अभी वो इंडिया की बात करें तो अभी वो कोई हमारी इन हैंड तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो दिस इज द फ्यूचर प्रोजेक्ट कि फ्यूचर में वो दवाई आनी है, और उस दवाई आने के बाद अगर वो कंपनी वहां पर है कि उसने अपने नाम के अंदर वो एक दवाई बना रही है, तो वो फ्यूचर में उसको सेल करना शुरू करेगी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होंगी, ठीक। तो ये हमारी वो वाली कंपनी है। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कि उसके पास एसेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, तो अभी वो इनके पास एट प्रेजेंट कुछ नहीं है जिसके रिगार्डिंग वो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो वहां पर ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो उस कंपनी को, या इनएक्टिव कंपनी, वो रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन देते हैं, वहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाए, तो वो खुद डिमांड करते हैं कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बनाया जाए, तो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है। तो डोरमेंट कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एट प्रेजेंट उनकी कोई एज सच ट्रांजेक्शंस नहीं होती, बट फ्यूचर में उनकी ट्रांजेक्शंस होनी होती हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम तक के लिए वो अपनी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे आया था इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? which has not been carrying on any business or operation during the last 2 financial year, जिन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं किया था और कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों में नहीं थी, या फिर उन्होंने जो है अपनी एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स में फुलफिल कोई भी फाइल नहीं की थी, तो वो हमारी कंपनी इनएक्टिव कंपनी होते हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो अगर जो ये डोरमेंट कंपनी उन्होंने बनवा ली, उनको दोबारा एक्टिव कराना है, तो इट दे कैन मेक दैट कंपनी एक्टिव, कि जब उनका वो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नाउ दे वांट टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस, तो उस केस में they need to submit an application accompanied by such documents and fees as may be prescribed. तो अपनी कंपनी को एक्टिव कंपनी बनाने के लिए उनको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ जो भी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद वो सबमिट करने के बाद उनकी कंपनी जो है वो वापस से एक एक्टिव कंपनी बन जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा जो हमने किया। सिलेबस में आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपका जो पूरा कंपनी लॉ है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, जिसकी मैंने वेटेज बताई थी ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स पर यूनिट आपका जो है वो सिलेबस रहता है। तो आज हमने यूनिट 1 स्टार्ट की है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, जहाँ पर हमने आज कंपनी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड द टाइप्स ऑफ कंपनी वो हम यहाँ पर कर रहे थे। और किसी की कोई क्वेरीज हैं, दे कैन आस्क हियर।
कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर होती है उसको हम कंपनी कहते हैं। जो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि वह नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बाय द लॉ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, और उनका जो है परपीचुअल सक्सेशन होता है, इट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, हाँ मेरी तरफ से हो गया। हाँ जी हाँ जी। क्वेरीज पूरी हो गई, बेशक आप लीव कर सकते हैं। मैम कितने स्टूडेंट्स थे आज, कुछ बताएंगे मुझे? आपके हैं 260 स्टूडेंट्स, वैसे मैक्सिमम 2 डॉक्टरेट। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मैं बंद कर दूं आपको? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम, बाय। बाय जी।